बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असैसिनेशन फाइल। दुनिया के अपने तई वाहिद सुपर पावर के लामहदूद इख्तियारात के मालिक सदर के गिर्द घूमने वाली एक अनोखी साजिश का अहवाल। एंथोनी लॉस्की गेटवे वीडियो प्रोडक्शंस के बाहर एक टैक्सी से उतरा और इसके मालिक की रहनुमाई में अंदर चला गया, जहां एक नीम तारीख कमरे में लॉरेन इसका इंतजार कर रही थी। वो कैसेट इसके पास थी। एंथोनी इसके पास पहुंचकर रुक गया। मेरे ख्याल में यही वजह है कि हम इतनी अजनबी जगह पर मिल रहे हैं, वो मुखातिब हुआ। लॉरेन उठ खड़ी हुई। स्काई की मौत काफी नहीं थी, वो बोली। तुम्हारा यही फैसला है ना कि जब लोग मरें तो तुम करीब रहो। एंथोनी के लहजे में तंज था। स्काई मेरा दोस्त था और वो एक अच्छा इंसान था। वो भाग नहीं गया था, एंथोनी बोला। वो जानता था कि मेरे वालिद की मौत किसी पागलपन का नतीजा नहीं थी। वो जानता था कि और कुछ भी है, और इससे हिम्मत नहीं हारी थी। तुम दुरुस्त कह रहे हो, लॉरेन ने इससे इत्तेफाक करते हुए कहा, और इसी वजह से वो मारा गया, और अब ये तुम पर और मुझ पर मुनहसर है। वो 2 कदम उठाकर उसके करीब पहुंच गई। मेरा ख्याल है कि जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें इस कैसेट में मिल जाएगी। एंथोनी ने पुरख्याल नजरों से उसे तकता चला गया। जैक बायरन ब्यूरो पहुंचा और उसने एजेंट हार्वे यंग से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लिहाजा इसे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर के बाद डिवीजन चीफ नेट कमरे में दाखिल हुआ। इसकी सेक्रेटरी ने बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं एजेंट यंग से मिलना चाहता हूँ। जैक गोया हुआ। वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, नेट शान बेनियाजी से बोला। लेकिन क्यों ना हम कुछ देर बैठकर बातें कर लें। उधर एंथोनी और लॉरेन वहां एक तारीख कमरे में टीवी के सामने बैठ गए, और वीडियो प्रोडक्शंस के मालिक ग्रेन ने वो कैसेट वीसीआर में दाखिल करके प्ले कर दिया। अब स्क्रीन पर शादी का वही मंजर मुतहर्रिक हो गया था। होटल एम्बेसडर की सबसे बालाई मंजिल की खिड़की पर रोशनी का एक झमाका हुआ। ये देखो, रोशनी का झमाका। लॉरेन ने एंथोनी को इसकी निशानदेही की। हाँ, मैंने गौर कर लिया, एंथोनी बोला। इसे चलने दो, लॉरेन ने मिस्टर ग्रीन को हिदायत की। ग्रीन ने कैसेट दोबारा प्ले कर दी। यहाँ पर मुझे ये मकाम चाहिए। लॉरेन ने दुल्हा दुल्हन के तारीख की पस मंजर में एक जगह पर उंगली रखकर निशानदेही की। ग्रीन इस मकाम को पूरे आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज करने लगा, यहाँ तक कि वो मंजर पूरी स्क्रीन पर छा गया। ये किश्ती है, कोई इस पर है, एंथोनी के मुंह से निकला। क्या तुम इसे जरा साफ कर सकते हो, लॉरेन ग्रीन से बोली। मैं कोशिश कर सकता हूँ, ग्रीन ने जवाब दिया और इस मंजर को वाजे करने की कोशिश करने लगा। एंथोनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब इसे यहाँ से प्ले करो, लॉरेन ने हिदायत की। ग्रीन ने प्ले किया। अब वो मंजर वाज़े और मुतहर्रिक हो गया था। एक किश्ती होटल की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। किश्ती पर एक आदमी झुका हुआ था, गोया निगाहों में आने से बचना चाहता हो। वो महज एक इंसानी हेवला था। फिर तारीक पानी में से एक शख्स सतह पर उभरा और इस किश्ती में सवार हो गया। इसके चेहरे पर मास्क था। इसने मास्क उतारकर पानी में फेंक दिया। दूसरा शख्स इस शख्स को सहारा देकर खड़ा कर रहा था। यह नाकाबिले यकीन है, बेख्तियार एंथोनी के मुंह से निकला। इस शख्स ने तुम्हारे वालिद का कत्ल किया था, लॉरेन बोली। एंथोनी की आंखों में आंसू आ गए। वो तीनों बदस्तूर टीवी स्क्रीन को घूर रहे थे। फिर एक हैरत अंगेज मंजर देखने में आया। इन दोनों ने मिलकर किश्ती में से किसी इंसान की लाश उठाकर पानी में फेंक दी, और फिर किश्ती मुड़कर एक सिमत में रवाना हो गई। कातिल को लाश जाहिर किया गया था, एंथोनी डुबडुबाई आंखों से बोला, जबकि लाश किसी और की थी और कातिल साफ बच निकला था। लॉरेन अपना सर थाम कर बैठ गई। मिस्टर ग्रीनबर्ग, एंथोनी दुकान के मालिक से मुखातिब हुआ, $10,000 कमाने के बारे में क्या ख्याल है। ग्रीन ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। $10,000 की बजाय तुम मुझे मिड कहकर पुकार सकते हो। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। कैसेट एंथोनी के हाथ में था। हमें बात करना होगी, वो बोला। कहाँ? तुम्हारे दफ्तर में, लॉरेन ने पूछा। मैं ऐसा नहीं समझता। क्या वहाँ खुफिया आले लगे हुए हैं? एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। तुम इसका यकीन कर सकती हो। दोनों आगे पीछे दुकान से निकल गए। उधर नेट जैक बायरन से कह रहा था, मिस्टर बायरन, तुम हालात को अच्छी तरह नहीं समझ रहे हो। ओह, मेरे ख्याल में मैं समझ रहा हूँ, जैक ने जवाब दिया। मुझे काफ़ी अंदाज़ा है। ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड के कमरे में किसी की मौत वाक़ई हो जाए, और मेरे बेहतरीन दोस्त को मार डाला जाए, और मेरी कार को उड़ा दिया जाए। तो फिर बेहतर है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की फ़िक्र करना शुरू कर दो, जो मुसीबतों की दलदल में फंस चुकी है। नेट का लहजा धमकी आमेज था। और अगर तुमने उसको निकालने में हमारी मदद नहीं की तो वो इसमें डूबकर मारी जाएगी। मैं एजेंट यंग से मिलना चाहता हूँ, जैक कुछ देर तक सोचने के बाद बोला। सुनो जैक, तुम एक ज़हीन आदमी हो। ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो। मुझे यकीन है कि तुम जानते होगे कि किसी वफाकी मफरूर को छुपाने का क्या मतलब होता है। मुझे कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। इसने मुझे नहीं बताया, जैक ने जवाब दिया। क्या इसने एजेंट स्कॉट के बारे में कुछ बताया था? वो शख्स जो इसके अपार्टमेंट में मारा गया था। मिसाल के तौर पर कोई बात
कि वो कहाँ वहाँ क्यों आया था, वो क्या चाहता था और इससे क्यों मिलने आया था? नहीं, जैक बोला। नेट उठा और बाहर चला गया। इसका मातहत इसके पीछे था। तुम इस पर नजर रखो, नेट ने इससे कहा। मुझे इसकी हर हरकत का इल्म होना चाहिए। जरूर, जो हुक्म, मातहत ने जवाब दिया। लॉरेन और एंथोनी बुलंदी पर चलने वाली सिर्फ एक डब्बे की एलिवेटर ट्रेन में सफर कर रहे थे और एंथोनी इससे कह रहा था, सबका ख्याल था कि मेरे वालिद को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि वो पहले स्याफाम सदर थे जो मुंतखब हो सकते थे। मैं भी यही समझता था। क्या तुम ये समझते थे? मेरे वालिद ब्यूरो की कार्रवाइयों पर नजर रखने वाली कमेटी के चेयरमैन थे, एंथोनी ने उसे बताया। उन्होंने गैर मुल्की बैंकों के अकाउंट्स पकड़ लिए थे और ऑफ रिकॉर्डेशन जान गए थे और इन फाइलों का पता भी चला लिया था जो गुमशुदा करार दी जा चुकी थी। ब्लैक डॉलर ऑपरेशंस, लॉरेन बोल पड़ी। गैर सरकारी, वो बोला, बल्कि बिल्कुल ही असूलों के खिलाफ। महकमा दाखिला भी इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाया था। हमें पूरा यकीन है कि वो यूनिटों के साबका फौजी हैं जो कार्रवाइयों के दौरान नौजवान एजेंटों को भर्ती करते रहे हैं। हो सकता है कि तुम किसी के साथ काम भी कर चुकी हो। बहरहाल, वालिद साहब ने इन बातों को कुछ अरसे तक खुफिया रखा था। वो चाहते थे कि अवाम को पता चलने से पहले ही सब कुछ दुरुस्त कर जाएं, ताकि ब्यूरो को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये अफराद काफ़ी बाअसर थे। अगर वो सदर मुंतखब हो जाते, अगर वो जिंदा रहते, तो खुली तहकीकात शुरू हो सकती थी। और वो जानते थे, चुनाचा उन्हें कत्ल कर दिया गया, लॉरेन बोल पड़ी। और हेमंड महज एक दूसरा शिकार था, एक ऐसा शख्स जिसे मुनासिब वक्त पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। एंथोनी ने उससे इत्तफाक किया। चुनाचे यूं स्काई की फाइल की जुजियात की वजाहत हो जाती है। एक बैंक का सदर जो इनके काले धन को सफेद कर रहा था, एंथोनी बोला। वो एक तहकीकात के दौरान मुसीबत में फंस गया था। चुनाचा वो इकबाली बयान देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो पहले ही उनके हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने यूं जाहिर किया कि जैसे इसने छलांग लगाकर खुदकुशी की है। इस होटल की आग के बारे में क्या ख्याल है? लॉरेन ने पूछा। इस खबर का तराशा मेरे पास मौजूद है। मैंने सेनेटर लॉस्की के कत्ल की कड़ी इस वाक़े से मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। स्काई ने मुझे एक लिफाफा दिया था जिसमें लॉग शीट के साथ खबरों के चंद तराशे भी थे। इनमें यह तराशा भी था। वो रेडियो टॉक शोज का मेज़बान जो हुकूमत के मुखालिफ जज्बात को हवा दे रहा था, एंथोनी ने कहा। उन्होंने एक नशाबाज तवाइफ की लाश उसके कमरे में डाल दी थी, जबकि वो उसे खुद कत्ल कर चुके थे, ताकि इसकी नेक नामी दागदार हो जाए। ये नए हाकिम हैं जो कानून से बालतर हैं। इसके पीछे किसका हाथ है और इसकी रस्सी किसके हाथ में है? लॉरेन ने पूछा। यही खौफनाक बात है, एंथोनी ने जवाब दिया। हमें पूरी तरह इल्म नहीं हो सकता। ये ऐसे अफराद हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं मिलते, जो कहीं दफ्तरों में छुपे हुए इशारे अबरू पर अपने अहकामात पर अमल दरामद कराते हैं, और ये किराए के टट्टू इनके काम करते रहते हैं। क्यों? और वो क्या चाहते हैं? लॉरेन बोली। ताकत, एंथोनी ने जवाब दिया। और ये ख्याल रखते हैं कि कहीं हमारी मामूली जमहूरियत काबू से बाहर ना हो जाए, कोई दाएं बाजू की साजिश या कोई इनकलाबी कोई खतरा ना बन जाए। ओह, ये पुराने ज़माने की बात है। अब तो मुस्तकबिल की सोच है, जो एक अजीम शतरंज का खेल है, और हम महज प्यादे हैं। वो ट्रेन से उतरकर फुटपाथ पर खड़े हो गए। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां था। तो अब हम क्या करें? लॉरेन ने पूछा। हम वही करेंगे जो मेरे वालिद करते, एंथोनी ने जवाब दिया। हम रोशनी कर देंगे ताकि वो अपने बिलों में जाकर छुप जाएं। इन्हें कोई इल्म नहीं था कि सड़क की दूसरी तरफ एक कार खड़ी थी, जिसमें दो अफराद सवार थे और एक शख्स इनकी तस्वीरें खींच रहा था और दूसरा मोबाइल पर किसी को इत्तला दे रहा था। हाँ, वो आपस में बातें कर रहे हैं। इस वक्त एंथोनी ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से वो वीडियो कैसेट निकालकर लॉरेन की तरफ बढ़ा दिया। इस शख्स ने इस मौके की भी तस्वीर खींच ली। लगता है कि इसने इसे कोई वीडियो टेप दी है, दूसरे ने इत्तला दी। इसी वक्त एक बस आकर उनके सामने खड़ी हो गई, और जब वो आगे बढ़ गई तो वो दोनों भी गायब हो चुके थे। लानत हो, वो गायब हो गए, दूसरा शख्स तिल मिलाकर कार से बाहर आ गया। चलो चलें, उसके साथ ही वो दोबारा कार में बैठ गया। पहले शख्स ने कैमरा रखकर तेजी से कार स्टार्ट कर दी। कार के पहिए बुरी तरह चीख उठे थे। सीएनएन अटॉर्नी जनरल की होटल एम्बेसडर में आमद को कवरेज दे रहा था, और न्यूज़ कास्टर कह रहा था, अब हम बिल कार्डेल के पास चलते हैं, जो मौके पर मौजूद है। बिल, मैं यहाँ एम्बेसडर होटल में मौजूद हूँ। बिल स्क्रीन पर नमूदार हुआ, जहाँ अटॉर्नी जनरल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं, जो 2 साल पहले सेनेटर लॉस्की के कत्ल की दोबारा तहकीकात करने के बारे में है। मैं बिल कार्डेल, एम्बेसडर होटल से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। अब मैं वापस आपको स्टूडियो ले चलता हूँ। शुक्रिया बिल। दूसरी खबरों के मुताबिक जैक अपने टीवी पर इतनी खबर सुनकर एम्बेसडर होटल पहुंचने के लिए हैंगर से अपना कोट उतारकर बाहर की तरफ भागा। हेलो हार्वे, लॉरेन शहर के किसी मकाम से एजेंट हार्वे को फ़ोन कर रही थी। हाँ लॉरेन। हार्वे ने अपने दफ्तर की इमारत में मोबाइल पर इसका फ़ोन रिसीव किया। क्या तुमने जैक से बात की? लॉरेन ने पूछा। जैक?
जैक बायरन, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। मैं सारा दिन दफ्तर से बाहर रहा हूँ, हार्वे यंग ने कहा। किसी ने इस मुलाकात के लिए मुझसे राब्ता कायम नहीं किया। तुम कहाँ हो लॉरेन? बताओ तुम कहाँ हो? सुनो हार्वे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लॉरेन बोली। ओके, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, एक बहुत बड़ी चीज। तो मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज देता हूँ। मुझे बता दो कि तुम कहाँ हो। नहीं, मैं 1 घंटे में तुमसे एम्बेसडर होटल में मिलूंगी। एम्बेसडर होटल? नहीं, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, हार्वे ने मुखालिफत की। कहीं और, लॉरेन। लेकिन दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो चुका था। हार्वे यंग बेबसी से टहलने लगा। इसी वक्त इसकी शरीके कार एजेंट क्लारा तेजी से इसके करीब पहुंची और मुखातिब हुई। वो लॉस्की के साथ थी। इसके पास कैसेट थी। शायद वो हमसे बच गई हो। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। हार्वे परेशानी के आलम में अपनी परेशानी सहलाने लगा। क्लारा ने फिर कुछ कहना चाहा। खामोश। वो हाथ उठाकर बोला। क्लारा खामोश हो गई। हार्वे आंखें बंद करके अपने गालों पर हाथ फेरने लगा। वो बेहद फिक्रमंद और मुतवहिश नजर आ रहा था। हमारा दोस्त कहाँ है? कुछ देर बाद उसने दोबारा आंखें खोलकर क्लारा से पूछा। इसका इशारा नेट की तरफ था। वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए, क्लारा बोली और उसे तशवीश आमेज नजरों से तकने लगी। जैक बायरन एम्बेसडर होटल की लाउंज में एलन और एंथोनी के इंतजार में सर्विस लिफ्ट के पास ही एक कोने में खड़ा था। इसके चेहरे से बेचैनी के आसार नुमाया थे। अचानक इसने एक शख्स को देखा जो एक हाथ में एक बैग उठाए सीना तानकर आराम से इसके पास से गुजरता हुआ सर्विस लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अचानक लिफ्ट के बाहर होटल का सिक्योरिटी गार्ड नमूदार हुआ और इसने इस शख्स का रास्ता रोक लिया। ये खुसूसी हुदूद है, वो बोला। ये सर्विस लिफ्ट सिर्फ तहखाने के लिए है। इस शख्स ने अपनी शर्ट के ऊपरी ही जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर दिखाया। सॉरी सर, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और इसे जाने की इजाज़त दे दी। वो शख्स आराम से लिफ्ट में सवार हो गया। जैक इस शख्स को देखकर परेशान हो गया था। इससे पहले भी इस शख्स को कहीं देखा था। इससे अपने जहन के किसी गोशे में खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई देने लगी। अचानक एफबीआई एजेंट हार्वे यंग होटल में सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। जैक इसकी तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंच पाता, एक तरफ से लॉरेन नमदार हुई और हार्वे के बाजू में बाजू डाल दिया। चलो चलें, वो बोली। और वो दोनों किसी की तरफ देखे या रुके बगैर तेजी से एक तरफ बढ़ गए। एन इसी वक्त डिवीजन चीफ नेट का एक खास एजेंट एक गोशे से नमदार हुआ। इसने लॉरेन और हार्वे यंग को तेजी से वेस्ट लॉबी की तरफ बढ़ते हुए देखा और फौरन अपने मोबाइल पर डिवीजन चीफ नेट को इसकी इत्तला दी। वो वेस्ट लॉबी में जा रहे हैं। डिवीजन चीफ नेट अपने आदमियों के साथ तेजी से अपने चैम्बर से निकला। वो होटल एम्बेसडर पहुंच गई है, बाहर खड़े हुए इसके एजेंटों में से एक ने कहा। हार्वे यंग इसके हमरा है। नेट ने सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और अपने ग्रुप के हमरा एम्बेसडर होटल रवाना हो गया। इसके इरादे खतरनाक लगते हैं। होटल के रिक्रिएशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कुर्सियां बिछाई जा रही थीं, माइक चेक किए जा रहे थे और रोशनियों के जाविये दुरुस्त चेक किए जा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने में अब ज़्यादा देर नहीं थी। दूसरी तरफ वो पुरस्कार शख्स अपना स्याह बैग उठाए तहखाने में उतर गया था, जहाँ गैस की पाइपलाइनों की दुनिया आबाद थी। इस होटल के एक हिस्से में लॉरेन हार्वे से कह रही थी, और किसी को अंदाजा ना होता अगर इस काय को लॉक शीट ना मिलती। ये नक्शा था जिससे शादी के मेहमानों और वीडियो टेप तक रहनुमाई हुई। ये सब इसमें मौजूद है हार्वे, और एंथोनी लॉस्की इस मामले की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। अब वो कहाँ है? हार्वे ने पूछा। वो बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था। इसके चेहरे के तासुरात से इसकी अंदरूनी कैफियत का कोई इजहार नहीं हो रहा था। वो अटॉर्नी जनरल के पास ही पहुंचने वाला है, लॉरेन ने जवाब दिया। देखो, मेरा ख्याल है कि नेट का भी इस मामले से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। जिस रात सेनेटर लॉस्की कत्ल हुआ था, इस वक्त वो छत पर पहरा दे रहा था। मैंने ही वहां इसकी ड्यूटी लगाई थी। टेप किसके पास है लॉरेन? अचानक हार्वे ने इसकी बात काटकर पूछा। टेप कहाँ है? लॉरेन खामोश होकर उसे तकने लगी। इसके जहन में एक शबीह ने सर उभारा। वो महफूज जगह पर है, वो मतानत से बोली। ओके, अच्छी बात है। हार्वे बेचैनी से टहलने लगा। हमें ख्याल रखना होगा कि वो टेप महफूज हाथों में ही रहे। वो अपना निचला लब चबाने लगा। हमारे बहुत से दुश्मन हैं और वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे? लॉरेन ने टोक कर कहा। सुनो, वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा। अगर ये प्रेस के हाथ लग गई तो हम पर क्यामत टूट पड़ेगी। वो बोला। सालों इज्जत बहाल करने में लग जाएंगे। मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा रखो। जो कुछ भी हो चुका है उसे हम खुद संभाल लेंगे। लॉरेन के होंठों पर एक जहर खुंद फैल गया। हार्वे, ब्यूरो में कैंसर फैल चुका है, वो बोली। उसे सही करने के लिए क्यामत का टूटना काफी नहीं होगा। इसकी बहुत बड़ी जराही करनी होगी। हार्वे हैरत और तशवीश से मुंह खोले उसे घूरता चला गया, फिर पलटकर खिड़की की तरफ बढ़ गया। तुम ठीक कहती हो, मैं समझ गया। ये कहते ये कहने के साथ ही वो लॉरेन की तरफ मुड़ा। इसके हाथ में रिवॉल्वर था।
लॉरेन हक्का बक्का उसे घूरती चली गई और 2 कदम पीछे हटी ही थी कि उकबी दरवाजा खुला और क्लारा अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। लॉरेन ने पलट कर सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर गर्दन मोड़कर हार्वे की तरफ देखा। इसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा था और आंखों में पत्थर जैसी सख्ती आ गई थी। अब मुझे जानना है कि वो कैसेट कहाँ है, हार्वे ने इस पर रिवॉल्वर ताने हुए कहा। क्लारा, इसकी जामा तलाशी लो, इसने क्लारा को हुक्म दिया। क्लारा लॉरेन की जामा तलाशी लेने लगी, फिर इसके लिबास में से एक कैसेट बरामद करके हार्वे को दिखाया और इसके हवाले कर दिया। लॉरेन खूंखार नजरों से हार्वे को घूर रही थी। मैंने नेट के बारे में सोचा था, वो दुख से बोली, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे उस्ताद भी हो। वो कदम उठाकर उसके करीब पहुंच गई। यू बास्टर्ड, तुमने उन्हें कत्ल किया, स्काई को भी, वो चीख पड़ी। मैंने स्काई को खबरदार करने की कोशिश की थी, हार्वे अजीब से लहजे में बोला। मैंने उसकी मिन्नत तक की थी कि वो कुछ ना करे, लेकिन वो। और जैक के दोस्त के बारे में क्या 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 कहते हो? वो क्या था? लॉरेन चीखी। ये दुनिया बहुत बुरी है लॉरेन, हार्वे मुस्कुराया। और अब तुम भी मुलविस हो चुकी हो, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। उधर डिवीजन चीफ नेट अपने एजेंटों के ग्रुप के हमरा होटल एम्बेसडर पहुंचा और सबके सब तेजी से अंदर दाखिल हो गए। वो लोग बालाई मंजिल पर पहुंचे ही थे कि एक खातून एजेंट ने बढ़कर उससे सरगोशी में लॉरेन और हार्वे के बारे में इत्तला दी। ठीक है, तुम तीनों शुमाल की जानिब कवर करो, इससे सरगोशी में हुक्म दिया, और बाकी सब लोग वेस्ट लॉबी संभाल लें। तुम दोनों मेरे साथ आओ। इसके सारे एजेंट तेजी से फैल गए। वो अपने 2 एजेंटों के हमरा तेजी से एक तरफ बढ़ गया। वो पुरस्कार शख्स होटल के तहखाने में अपनी कार्रवाई में मसरूफ था। इसने गैस की एक मोटी पाइपलाइन से टेप के जरिए डायनामाइट बांध दिया था और अब रिमोट कंट्रोल से उसे उड़ाने का काम रहता था। वो बड़े आराम और पुरसकून अंदाज में अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ का असली सुपरवाइजर वहाँ पर आदम का। इसकी नज़र इस शख्स पर पड़ गई। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने दूर ही से पुकार कर पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इस शख्स ने रिवॉल्वर उठाया और बेदरीग इसे गोली मार दी। वो शख्स उलट कर ढेर हो गया। वो पुरस्कार शख्स फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। हार्वे ने कैसेट वीसीआर में दाखिल किया और प्ले कर दिया। अगले ही लम्हे टीवी स्क्रीन पर चंद औरतें पानी में नहाती और खेलियां करती हुई नजर आने लगीं। हार्वे गुस्से से लॉरेन की तरफ पलटा। तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो कि मैं असली टेप लेकर आई होंगी? लॉरेन इत्मीनान से बोली। अब से चंद घंटे के बाद सारे मुल्क में हर एक को पता चल जाएगा कि इस रात असल में क्या हुआ था। हार्वे ने इसके मुंह पर उल्टे हाथ से एक सन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। वो उलट कर गिर गई। गेट आउट, वो करारा पर ढाला। करारा जल्दी से दरवाजा खोलकर निकल गई। हार्वे ने लॉरेन को बाजू से पकड़कर एक झटके से पैरों पर खड़ा कर दिया और आगे की तरफ धक्का दिया। क्या तुम यहाँ मुझे भी कत्ल कर दोगे हार्वे? लॉरेन इसके साथ आगे बढ़ती हुई बोली। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे जहन में एक बेहतर जगह है, हार्वे ने जवाब दिया। वो दोनों कॉरिडोर में मुड़कर आगे बढ़ने लगे। हार्वे ने पीछे से इसकी गर्दन पकड़ रखी थी। अचानक इसने उकुब से उसकी पीठ थपथपाई। हार्वे पलटा। वो जैक था। इसके हाथ में एक गैस सिलेंडर था। इसने इसकी गैस खोल दी। हार्वे कुली तौर पर गैस के कसीफ बादलों में छुप गया। लॉरेन ने जल्दी से सिलेंडर जैक के हाथ से लेकर हार्वे के पेट में मारा। हार्वे दर्द से दोहरा हो गया। लॉरेन ने सिलेंडर इसकी पीठ पर दे मारा और वो फर्श पर ढेर हो गया। इसका पिस्तौल इसके हाथ से छूट गया। लॉरेन ने पिस्तौल फर्श से उठा लिया। बहुत अच्छे जैक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लॉरेन ने कहा और हार्वे पर पिस्तौल तान लिया। यह हरामी शुरू से ही इस मामले में मुलविस है, ये और इसके कमीने साथी भी। उन्होंने ही इस गाय को कत्ल किया है। हाँ, और अभी अभी मैंने एक को देखा है जिसने ये काम किया था, जैक हाँफता हुआ बोला। क्या? लॉरेन ने हैरत जाहिर की। तुम्हारी तस्वीरों में से एक शख्स जिसने एजेंट स्कॉट को मार डाला था, मैंने अभी अभी इसे लॉबी की सर्विस लिफ्ट पर जाते हुए देखा है। उधर यूएसएस अटॉर्नी जनरल अपनी टीम और इस्तकबाल करने वालों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की गर्ज से हॉल की सिमत में बढ़ रहे थे। ऐसे में एंथोनी लॉस्की ने बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और दोनों आपस में बातें करते हुए हॉल में दाखिल हुए और फिर अटॉर्नी जनरल ने अपना स्टैंड संभाल लिया। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात, ज़रा दिल के बाद मुझे सदर के क्राइम बिल के सवालात का जवाब देकर खुशी होगी, लेकिन पहले एक अहम ऐलान करना बहुत ज़रूरी है। आज बाद दोपहर में महकमा इंसाफ को 2 साल कबल सेनेटर लॉस्की के कत्ल की दोबारा तहकीकात करने के लिए कहने वाला हूँ। एंथोनी लॉस्की अटॉर्नी जनरल के बिल्कुल करीब और दीगर चंद मौजिसीन के साथ खड़ा हुआ था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग बड़े गौर से यूएस अटॉर्नी जनरल की तकरीर बड़े गौर से सुन रहे थे और सीएनएन सारी कार्रवाई टेलीकास्ट कर रहा था। अटॉर्नी जनरल की तकरीर जारी थी। हालिया हफ्तों में काफ़ी सबूत और शवाहिद सामने आ चुके हैं। उधर क्लारा तहखाने में दाखिल हुई, जहां वो शख्स गैस पाइपलाइनों को उड़ाने की कोशिश में मसरूफ था। वो कैसेट हमारे पास नहीं है, क्लारा उससे मुखातिब हुई। वो शख्स पलटकर उसे देखने लगा। क्लारा कह रही थी, और हम नहीं जानते कि वो किसके पास है। हो सकता है कि लॉस्की के पास हो। जैक और लॉरेन आहिस्ता आहिस्ता जीना तय करके तहखाने में दाखिल हुए। मान,
जैक के पांव से फर्श पर पड़ा हुआ एक पाइप टुकड़ा टकरा गया। क्लारा ने चौंक कर उधर देखा। वो शख्स भी चौकन्ना हो गया। क्लारा उसकी तरफ बढ़ गई जिधर से आवाज आई थी। लॉरेन जैक को इसी जगह पर खड़े रहने का इशारा करके एक सिमत में रवाना हो गई। ये पाइपलाइनों की वसीओ अरीज भूल भुलैया थी। यहाँ किसी का छुपना जितना आसान था, उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल था। जैक जहाँ खड़ा था, वहां से वो शख्स उसे बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा था। वो अपने काम में मगन था और उसकी पुश्त जैक की तरफ थी। जैक ने पाइप का वो टुकड़ा उठा लिया जिससे वो टकराया था और दबे पांव इस शख्स की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ क्लारा इस जगह पेशेवराना अंदाज में अपना रिवॉल्वर ताने पाइपों की भूल भुलैयों में आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे पाइपलाइनों के दरमियान भागती हुई लॉरेन की एक झलक नजर आ गई। उसने फायर झोंक मारा, लेकिन इसका निशाना चूक गया। लॉरेन ने पाइपलाइनों के दरमियान उसे देखा और एक तरफ छुप गई। फायर की आवाज सुनकर वो शख्स चौकन्ना हो गया। इसने अपना काम छोड़कर रिवॉल्वर उठा लिया और मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। क्लारा इसकी तरफ भाग रही थी। जिधर लॉरेन इसे नजर आई थी, वहां एक दरवाजा था जो दूसरे हिस्से में खुलता था। क्लारा ने दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखने लगी। अचानक उसके पीछे लॉरेन नमूदार हुई। इसने रिवॉल्वर इस पर तान रखा था। हैंड्स अप! इसने ललकारा। क्लारा तेजी से मुड़ी और लॉरेन ने उसे गोली मार दी। क्लारा उलटकर फर्श पर ढेर हो गई। जैक ने अचानक पीछे से इस शख्स पर पाइप से हमला किया। इस शख्स के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और वो पाइपलाइनों से जा टकराया, लेकिन अगले ही लम्हे बला की फुर्ती से संभल गया। जैक ने अपना मुक्का लहराया, लेकिन इस शख्स ने इसका वार रोककर इसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। जैक उलटकर गिर पड़ा और फिर उठा ही था कि इस शख्स ने इसे घूंसों पर रख लिया और फिर उसे उठाकर पाइपलाइनों पर फेंक दिया। जैक पाइपलाइन को पकड़कर झूलने पर मजबूर हो गया। इस शख्स ने पलटकर अपना रिवॉल्वर फर्श पर से उठा लिया। इसे नीचे रख दो, लॉरेन ने उसे ललकारा। इसे नीचे रख दो। इसके साथ ही इसने इसे गोली मार दी। वो उलटकर ढेर हो गया, मगर फिर उठा। लॉरेन ने दूसरी गोली चला दी और वो उलटकर फर्श पर बिखर गया। लॉरेन जैक की तरफ भागी और उसे किसी न किसी तरह खींचकर फर्श पर ले आई। अभी वो उसे सहारा देकर पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक इनके सामने हार्वे नमूदार हुआ। इसने लॉरेन पर रिवॉल्वर तान रखा था। तुम अच्छी एजेंट रह चुकी हो लॉरेन, वो मुस्कुराया। गन नीचे फेंक दो और मेरी तरफ लुढ़का दो। लॉरेन इसे हैरत और खौफ से फटी फटी नजरों से तकने लगी थी। फिर इसने गन उसकी तरफ फेंक दी। हार्वे ने वो गन अपने जूते से रोकी और पीछे फेंक दी। गन चिकने फर्श पर दूर तक फिसलती हुई चली गई। शुक्रिया, वो बोला और फिर इसने फर्श पर पड़ा हुआ रिमोट उठा लिया। अब सिर्फ चंद हिंसों को दबाने की देर थी। लॉरेन इसका इरादा भाप गई। हार्वे, ऐसा ना करो, वो चीख कर बोली। फिक्र नहीं करो, मैं अपने आप को नहीं मारूंगा। हार्वे ने मुस्कुराया। मैंने हमेशा यही समझा कि तुम हमारी टीम के लिए एक बेशकीमत सरमाया हो। मैं तुम्हें इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन मैं इन्हें राजी ना कर पाया कि तुम हम ख्याल ना बन सकोगी। इनका ख्याल दुरुस्त था, लॉरेन बोली। वो अभी तक फर्श पर एक घुटना टेके जैक के पास बैठी हुई थी। तुम्हारे साथ काम करने में बड़ा लुत्फ था। लॉरेन गुस्से से उठ खड़ी हुई। वहां बहुत से बेगुनाह अपराध हैं हार्वे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो चीखी। हाँ, मैं कर सकता हूँ, हार्वे बोला। 1 सेकंड में सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारा खात्मा हो चुका है हार्वे, तुम सबका। तुम जानती तक नहीं हो कि हम कौन हैं, हार्वे ने बदस्तूर रिवॉल्वर ताने हुए कहा। कोई नहीं जानता। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता हुआ इनसे दूर होता जा रहा था। ओह, तहकीकात होंगी, बड़ा शोर मचेगा और मुसीबत खड़ी होगी, वो कह रहा था। हम चंद कुर्बानियां दे डालेंगे, लेकिन आखिरकार काम मामूल के मुताबिक चलता रहेगा, हमेशा की तरह। खुदा हाफिज लॉरेन। बैक वक्त कई बातें हुई। जैक डायनामाइट की तरफ भागा। हार्वे ने इस पर फायर झोंक मारा, लेकिन इसका निशाना खता हो गया। लॉरेन के लिए इतनी मोहलत काफी थी। इसने बिजली की सी तेजी से लपक कर फर्श पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया और इससे पहले कि हार्वे दूसरा फायर करता, इसने गोली चला दी। गोली हार्वे के शाने पर लगी। वो पलटकर भागा। जैक ने डायनामाइट उठा लिया था। इसमें करंट दौड़ रहा था। वो डायनामाइट को हाथों में दबोचे बुरी तरह चीखने और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। डायनामाइट इसके हाथों से चिपक गया था। लॉरेन इसकी तरफ भागी। इसने डायनामाइट पर पूरी कुवत से अपने बूट की ठोकर रसीद कर दी। डायनामाइट जैक के हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। जैक अपने हाथों को दबाकर कराहने लगा। हार्वे बाहर की तरफ भागा, लेकिन अचानक नेट के ग्रुप का एक एजेंट इसके सामने नमूदार हुआ। इसने रिवॉल्वर तान रखा था। हार्वे दूसरी तरफ भागा। वहां एक दूसरा एजेंट नमूदार हुआ। इसने भी इस पर रिवॉल्वर तान रखा था। वो तीसरी तरफ भागा। वहां भी इसने एक एजेंट को पोजीशन संभाले देखा। हार्वे की कमीज खून से तर थी और चेहरे पर पसीना फूट पड़ा था। वो जीने की तरफ भागा। नीचे नेट बजाते खुद इस पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था। इसके चेहरे के अजलात तने हुए थे और पत्थर के लग रहे थे। हार्वे रुककर हाँफने लगा। नेट ने सीधे सीधे इसके सीने में गोली मार दी। वो उलट कर गिरा और साकित हो गया। होटल में सीएनएन की नशरियात जारी थी और इस वक्त बड़ी सनसनी फैल गई जब अटॉर्नी जनरल ने नए सिरे से तहकीकात का ऐलान किया। बिल कार्डिल कह रहा था, जो सेनेटर एलन लॉस्की के कत्ल के मुतालिक है। चंद हफ्ते पहले गेटवे वीडियो के जनाब रेड ग्रीनबर्ग ने एक वीडियो
टेप हमारे न्यूज़ रूम के हवाले की है, जिसमें होटल के बाहर एक छोटी कश्ती में होने वाली मुबैना साजिश को अयां किया गया है। जब सेनेटर लॉस्की को गोली मारी गई थी, इस टेप को देखने के बाद लगता है कि ये बात साबित हो जाती है कि सेनेटर लॉस्की को कत्ल करने की बाकायदा साजिश की गई है और इसका इल्ज़ाम एक सरफिरे पर थोप दिया गया था। मैं बिल कार्डिल, एम्बेसडर होटल से आपसे मुखातिब हूँ। लॉरेन और जैक बायरन ग्राउंड फ्लोर पर आए, जहां हर सू बड़ी रौनक और गहमा गहमी थी। लॉरेन की निगाहें मेहमानों में एंथोनी लॉस्की को तलाश करने लगी। बिल आखिर वो एक तरफ यूएस अटॉर्नी जनरल और दीगर मौजूदीन के हमरा खड़ा नजर आ गया, जो इस केस पर तबादला ख्याल कर रहे थे। इसी वक्त एंथोनी ने भी गर्दन मोड़कर लॉरेन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, वो बोला। लॉरेन ने दूर ही से जवाबन मुस्कुराकर इसका शुक्रिया कबूल किया और वसीओ अरीज लॉबी में इधर-उधर नजर दौड़ाने लगी। हर तरफ मेहमान थे, लेकिन इनके दरमियान एफबीआई एजेंट भी किसी न किसी भेष में मौजूद थे। आओ चलें, वो जैक के बाजू में बाजू डालकर बोली और दोनों सदर दरवाजे से होकर बाहर आ गए, जहां होटल के बाएं तरफ एक खुशनुमा पुल के नीचे दरिया खामोशी से बहे जा रहा था। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो आप इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप लोगों को हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।